नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे ही प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। इसमें यूपीएससी ऑप्शनल का पेपर हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, ऐसे तमाम जो पीसीएस है उनके भी जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है इस सीरीज में शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 होगा और इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ साथ जो जीएस का भी जो पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे भी इसको आप समान रूप से लागू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका स्कैन करके या यहाँ पे टेलीग्राम में इस चीज़ को लिख के। कोई भी क्यूरी होते हैं आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वाणिज्यवाद के उदय के कारणों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेक्निकल शब्द लगा हुआ है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसकी महत्ता और पतन का भी वर्णन कीजिए। तो अब बड़ा सिंपल सा पूछ रहा है कि वाणिज्यवाद के उदय के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण थे, उसका आलोचना करना है। अब आलोचना का मतलब मैंने आप लोग बताया हुआ था कि आलोचना करना है। 70-80% जो भाग है उसकी कमियों को दिखाना है और लगभग 20-30% जो भाग है उसकी, ठीक है, जो अच्छाइयाँ हुई है उसको दिखा देना है। ये पूरा का पूरा आलोचना हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उसका महत्व और उसके पतन के बारे में दिखाना है। तो अगर क्वेश्चन को ब्रेक किया जाए तो पहला पार्ट तो इसका उदय के कारण बताना है, दूसरा पार्ट यहाँ पे आलोचना करना है, तीसरा जो पार्ट है इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बताना है, और चौथा पार्ट हो जाएगा इसका पतन को बताना है। इन 4 चीज़ों को बता देंगे तो आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग सिनॉप्सिस यहाँ पे तैयार करते हैं। और सिनॉप्सिस तैयार करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जिसको हम लोग भूमिका बोलते हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट मेन जो यहाँ पे आपको डालना है यहाँ पे, और लास्ट में कंक्लूजन है या निष्कर्ष के रूप में आपको कंप्लीट करना होता है। 3 स्टेज होता है। अब इसी 3 स्टेज को खास कर ये जो बॉडी पार्ट है इसको आप कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं और वो डिवाइड होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे प्रश्न की मांग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिनॉप्सिस के माध्यम से यह, ठीक है, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक सिनॉप्सिस के माध्यम से अगर हम बना लेते हैं यहाँ पे तो हमें, ठीक है, आगे जो समय बच जाएगा। और इसका एक फ़ायदा होता है कि देखिए भटकाव की स्थिति नहीं होती। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, एक पूरा का पूरा जो प्रश्न पूछ रहा है उसी का आंसर हूबहू, ठीक है, एग्जामिनर को दिखने लगेगा, नंबर वहाँ से बरसने लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमिका की। अब भूमिका में देखिए यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि इस वाणिज्यवाद का जो संबंध है, कहीं न कहीं अगर हम लोग पुनर्जागरण से इसको लिंक करें तो ये कहना गलत यहाँ पे नहीं होगा। किस तरीके से पुनर्जागरण आया, किस तरीके से भौगोलिक खोजें हुई, और इसी भौगोलिक खोजों की वजह से आप देखेंगे तो धीरे धीरे, ठीक है, वाणिज्यवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। और ये जब वाणिज्यवाद जब आगे आने लगा तो धीरे धीरे एक मध्य वर्ग का विकास हुआ, एक पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, जो पूरी तरीके से सामंतवाद के लिए यहाँ पे खतरे की घंटी साबित हुआ। अर्थात सामंतवाद का पूरी तरीके से यहाँ पे पतन हो गया। तो भूमिका के रूप में इन बिंदुओं को आपको समेट के लिख देना है। दूसरा बात करेंगे हम लोग कि वाणिज्यवाद का उद्भव किस तरीके से हुआ। अब वाणिज्यवाद को जो उद्भव ही हुआ यहाँ पे, अगर आप समझेंगे यहाँ पे, तो वो सबसे अगर उसका इम्पोर्टेंट कारण है वो है पुनर्जागरण। क्योंकि पुनर्जागरण में क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था कि किस प्रकार से पुनः जागना, अर्थात लोग पुनः जाग गए, यूरोप के लोग, अर्थात जो उनकी प्राचीन रोमन गौरव के अवशेष के चिन्हों को वो लोग जानने लगे कि पुराना जो प्राचीन हमारा रोमन साम्राज्य कितना शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन मध्यकाल में आते आते वो कितना बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। पूरी तरीके से समाज में एक विषमता आ गई, विशेष अधिकार अविशेष अधिकार जैसे लोग आ गए। तो अब यहाँ पे इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जो भी सामंती व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जो कैथोलिक व्यवस्था थी, चर्च व्यवस्था थी, ठीक है, किस तरीके से लूट खसोट का यहाँ पे अड्डा बन चुका था। अब उसका जो हित है मध्य वर्ग से यहाँ पे टकराने लगा और पुनर्जागरण ने उसको पूरी तरीके से बल प्रदान कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसी वाणिज्यवाद का उद्भव हो रहा है यहाँ पे, और इसके वजह से क्या हो रहा है, तो व्यापारी वर्ग अब मध्य वर्ग की भूमिका यहाँ पे आ रही है। अब जब व्यापारी वर्ग मध्य वर्ग की भूमिका जब आएगी तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इससे क्या होगा कि इन दोनों में, मध्य वर्ग और जो व्यापारी वर्ग है, अर्थात यहाँ पे सामंतवाद के खिलाफ इनकार पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना, मैंने एक विभेदता की स्थिति यहाँ पे शुरू हो जाएगी। बेचारा ऊपर शासक बच जाएगा, क्योंकि पहले शासक के दाएं बाएं
सामंतवाद कुलीन होते थे, चर्च व्यवस्था होती थी, चर्च तो कहीं शासक से भी पुनर्जागरण काल में कहीं न कहीं ऊपर होता था। लेकिन अब यही जो मध्य वर्ग देख रहा है कि सारा कमा रहे हैं, हम दे रहे हैं, इन्हीं कुलीनों के ज़मीनों पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ओहदा नीचे है, ये बैठ के ऊपर मज़ा मार रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो मध्य वर्ग जब आएगा ना, तो इसकी चाहत होगी कि भाई सामंतों को हटा के शासक के आसपास हम मन रहा है, अर्थात ठीक है, हमको वैल्यू समाज में मिलना चाहिए। इसीलिए जब व्यापारिक वर्ग, मध्य वर्ग की जब भूमिका जब बढ़ने लगेगी, तो सामंतवाद यहाँ पे डैमेज होने लगेगा और राजतंत्र की शक्ति में वृद्धि होगी। अब ये राजतंत्र की शक्ति में कैसे वृद्धि होगी, तो देखिए सामंत क्या है यहाँ पे, अब बहुत सारा भूखंड का मालिक है, लेकिन वो काम थोड़े कर रहा है, वो तो काम करवा रहा है और उसमें कुछ हिस्सा यहाँ पे शासक को जा रहा है। लेकिन अभी मध्य वर्ग है, लेबोरियस है यहाँ पे, ठीक है, मेहनत करने वाला एक क्लास है और खासकर इनके पास दिमाग भी है। अब जो पुनर्जागरण हुआ एक वैचारिक क्रांति के रूप में, तो इनके अंदर कई प्रकार की चेतनाओं का पूरी तरीके से उदय हुआ। अब इनको लगा कि जो जितना मुनाफा सामंत शासक को नहीं देगा भाई, उससे मुनाफा तो हम देंगे, और शासक भी ये बहुत लालची है, शासक भी उसी की तरफ झुकेगा जो भाई इसको अधिक खिलाएगा पिलाएगा। समझ रहे इस बात को? इसका मतलब कि जब मध्य वर्ग की भूमिका बढ़ रही है, तो मध्य वर्ग शासक के साये में ही रह के यहाँ पूरी तरीके से आगे आ रहा है, अर्थात राजतंत्र की शक्ति में वृद्धि होगी, अर्थात मध्य वर्ग का विकास अगर इतना होगा तो शासक का विकास यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आज टैक्स पेयर होता है ना, जैसे आज वर्तमान में भारत में अगर आप हैं, ठीक है, तो कम पैसा अगर कमा रहे हैं, अंडर 5 लाख कमा रहे हैं, तो कोई टैक्स नहीं है। जितना ऊपर कमाएंगे ना, तो टैक्स रेशियो भी आपका बढ़ता जाएगा। तो आप तो एक कमा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के पास तो लाखों लोगों का टैक्स जा रहा है, तो आप उससे तो आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक वही हाल था इस शासक का। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इसको आलोचना करना है। अब आलोचना में ध्यान रखना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मैंने बताया था कि 70% लगभग निगेटिव चीज़ों को दिखाना है, 30% पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना है कि किस प्रकार से जब शासक की शक्ति बढ़ने लगी, तो शासक को अब लग रहा है कि और समझ रहे हैं ना, मतलब शासक की अब चाहत है कि हर तरह से हम मजबूत हो जाए, सैनिक जखीरा बना ले, पूरा का पूरा जहाज़ों का जखीरा बना ले, और धीरे धीरे यहीं से आप देखेंगे, ठीक है, तो एक उपनिवेशवाद का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे धीरे धीरे अब सामने आपको आने लगेगा। और 30% कुछ इसमें अच्छाइयाँ आएगी। अच्छाइयाँ इन द सेंस मिडिल क्लास के लिए होगा कि अब मध्य वर्ग को कम से कम आगे आने का मौका मिला। अब यही मध्य वर्ग एक प्रगतिशील विचारों से लैस है, और ये तेज़ी से जब आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो इस प्रगतिशीलता के आगे आने वाले समय में, ठीक है, चूँकि सामंतवाद तो पहले ही ढेर हो चुके हैं, इनका टक्कर चर्च व्यवस्था से होगा। चर्च व्यवस्था कहीं ना कहीं भी कम वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, और आने वाले दिनों में, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र भी आएगा। फिर आगे चल के संविधान ही सिर्फ बच जाएगा, ठीक है, राजतंत्र खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब इसी से आ रहा है मध्य वर्ग 30% कुछ अच्छाइयों को आपको दिखा देना है, और यहाँ पे फिर लास्ट में आपको पतन दिखा देना है कि किस प्रकार से अब वाणिज्यवाद का पतन करना जरूरी था उस मिडिल क्लास के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी था। और फाइनली कंक्लूजन के रूप में, अपने निष्कर्ष के रूप में, ठीक है, अब यहाँ पे आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि इन ऊपर के चीज़ों को पढ़ के, या फिर अगर पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो समझ है आपकी क्या बनती है, चीज़ों को एक दूसरे से आपको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, फिर यहाँ पे आके कुछ अच्छे शब्दों के माध्यम से, ठीक है, अपने, ठीक है, उत्तर में आप 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसका भूमिका पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लिख के दिखाना भी आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरे लिए ज़रूरी है, अदरवाइज एक फ्रेमवर्क यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो देखिए यही है यूरोप का समाज यहाँ पे उस समय अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये इधर का जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र है, इधर है फ्रांस, यहीं इटली। मामला आपको यहीं पे पूरी तरीके से समझना है, ठीक है, फ्रांस और इटली को लेके यहाँ पे समझना है। क्योंकि देखिए पुनर्जागरण के पहले अगर देखा जाए, तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएँ थी, यहाँ तो ऊपर सबसे ऊपर राजतंत्र था, राजतंत्र के समकक्ष पूरी तरीके से चर्च व्यवस्था मौजूद था, और नीचे अगर यहाँ पे देखेंगे तो सामंतवाद था। ये सब पूरी तरीके से विशेष अधिकारों से लैस थे, इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। और नीचे जो बचा था, या इसको आप मध्य वर्ग बोले या फिर निम्न वर्ग बोले, यही बेचारा दबा कुचला हुआ था। तो निम्न वर्ग तो देखिए हमेशा नीचे ही रहता है, इसको लगता है कि भाई हमारी नीति ही ऐसा है। लेकिन मध्य वर्ग यही था कि उस पुनर्जागरण के दौर में धीरे धीरे होशियार हो गया। क्यों होशियार हुआ? तो इसको प्राचीन रोमन
जो गौरव का जो प्रतीक चिन्ह था बहुत सारा मिलने लगा। उस समय की ठीक है कही गई बातें, जैसे सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, एक से एक ठीक है उस समय विचारक थे, उनकी कही गई बातों को इन लोगों के द्वारा जाना गया, उस चीज़ को समावेश किया गया। तो अब ये मध्य वर्ग होशियार हो गया कि भाई हमारा कहीं न कहीं यहाँ पे शोषण हो रहा है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं भूमिका की। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर मध्ययुगीन पुरातन व्यवस्था से कह रहा है कि गतिहीन एवं लाभहीन अर्थव्यवस्था को ठीक है जन्म दिया गया था। उत्तर मध्ययुगीन मतलब जब तक पुनर्जागरण शुरू नहीं हुआ था, मतलब 15वीं शताब्दी के पहले उत्तर मध्ययुगीन जो पुरातन व्यवस्था ने पूरी तरीके से गतिहीन एवं लाभहीन अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। लेकिन इसमें परिवर्तन कब आया? 15वीं सदी के बाद एक गतिशील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास ने परिवर्तन का मार्ग पूरी तरीके से सुदृढ़ कर दिया। अब सोचिए यहाँ पे कह रहा है पुरातन व्यवस्था मतलब वही चर्च, वही सामंत, इससे क्या फायदा हो रहा है शासक को या उस समाज को क्या फायदा हो रहा है? लेकिन जब 15वीं सदी के बाद से पुनर्जागरण शुरू हुआ तो एक गतिशील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। इसका मतलब यहाँ पे धीरे धीरे मध्य वर्ग का विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो पुनर्जागरण चेतना ने भौगोलिक खोज का मतलब कि व्यापार के लिए विस्तृत ठीक है क्षेत्र यहाँ पे देकर बहुत बड़ा एरिया को यहाँ पे खोजा गया, जैसे कि अमेरिका की खोज हो गई, ठीक है, भारत के लिए व्यापारिक मार्ग के रास्तों की खोज हो गई और भी बहुत सारे क्षेत्रों की यहाँ पे खोज हुई। इसी पुनर्जागरण जनित चेतना से यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन भी तेजी से होने लगा कि भाई चर्च व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, चर्च व्यवस्था में सुधार चाहिए। यहाँ पे जर्मन मार्टिन लूथर जो पादरी था 95 थेसिस आप लोगों को ध्यान होगा टांग दिया था कि भाई चर्च हमें इन प्रश्नों का जवाब दे। तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठ रहा है इसमें क्या हुआ धर्म सुधार आंदोलन में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मुनाफा पे बल पूरी तरीके से दिया जाने लगा। पहले यही चर्च व्यवस्था बोलता था कि देखो ये इंटरेस्ट पे ब्याज वगैरह ठीक है, मैंने ब्याज देना लेना ये सब एकदम पाप होता है। मिडिल वर्ग को भाई दिक्कत होगा कि भाई तुम तो भाई फ्री में ले रहे हो, लेकिन हम जब दे रहे हैं तो भाई पाप होता है। धर्म के नाम पे उनको डराया जाता था। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट जब आंदोलन होगा तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। महाजनों को नैतिक आधार दिया गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इथिकल वैल्यू, सामाजिक वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, आप लोग काम करिए। जनसंख्या वृद्धि भी उस समय बढ़ने लगी और जनसंख्या वृद्धि जब बढ़ेगी तो एक बहुत बड़े बाजार की यहाँ पे ठीक है डिमांड होगी। उस बाजार को अब यही मध्य वर्ग है पूरी तरीके से पूरा करेगा और अमेरिकी खदानों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उस समय तक आप देखेंगे तो अमेरिका की खोज हो गई थी 1498 के आसपास में। तो वहाँ से मेक्सिको के क्षेत्रों में तरफ देखेंगे या फिर जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी का खदाना है। वहीं सोना चांदी के खदान यूरोप के लोग भर भर में जहाज पार करके अटलांटिक पार करके अपने यहाँ ले आया और अपने यहाँ से वहीं सोना चांदी धीरे धीरे वहीं सोना चांदी भारत में भी आता था, क्योंकि उस समय उनका व्यापार भारत से होता था। तो भारत से वो ठीक है जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल था अपने ज़रूरत की चीज़ों को भारत से ले जाते थे और फिर अमेरिका से लाया हुआ सोना चांदी उसको लोग भारत में भेजते थे। तो कुछ इस प्रकार का ठीक है व्यापारिक आधार उस समय तैयार हुआ था। यही था सोने चांदी के विप्लव मात्रा एवं बैंकिंग बीमा से भुगतान को सरल बनाकर जोखिम को यहाँ पे कम कर वाणिज्यिक क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। अब यहाँ को समझना है आपको क्या अटलांटिक ओशियन पार के करके क्या मेडिटेरियन सी को पार करके क्या वो सामंतवाद लोग आएगा, वो सामंती व्यवस्था पाएगा? वही वो तो एकदम मज़ा एकदम ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। इतना रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि अटलांटिक ओशन पार करने में तो कितने लोग ऐसे ही मर जाते थे। उसको ठीक है करने के लिए वो मिडिल वर्ग बहुत ही एग्रेसिव मोड में था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जब वाणिज्यिक क्रांति की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं बार बार मैं इसकी जिक्र करूंगा, ये मिडिल वर्ग यहाँ पे सामने आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बॉडी पार्ट में। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। बॉडी पार्ट में आपको देखिए पहला तो ये बताना है आपको कि वाणिज्यवाद का उद्भव कैसे हुआ और फिर से जो व्यापारिक वर्ग अर्थात मध्य वर्ग की भूमिका कैसे बढ़ी। जब मध्य वर्ग की भूमिका बढ़ने लगेगी तो सामंतवाद का धीरे धीरे ठीक है डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा सब। और अब ये जो मध्य वर्ग जो फायदा पहुंचाएगा किसको? राजतंत्र को पहुंचाएगा और राजतंत्र की शक्ति में वृद्धि होने लगेगी। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कह रहा है फिर कि व्यापारिक क्रांति का स्वरूप कालांतर में परिवर्तित हो गया। क्या व्यापारिक क्रांति का स्वरूप
प्रवर्तित हो गया तथा नवीन सिद्धांतों एवं व्यवहारों से सुजतित होकर यह वाणिज्यवाद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। क्योंकि एक समय जो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जब व्यापारिक क्रांति हुआ तो इसमें मध्य वर्ग ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन जैसे ही इस चीज़ को शासक को पता चला, शासक ने ठीक है उन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब शासक से वो लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोहा नहीं ले सकते हैं। अब इसीलिए शासक के सामने उनका नतमस्तक होना यहाँ पे तय था। फिर कहा जा रहा है कि वाणिज्यवाद को राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि एवं राज्य के संवर्धन हेतु शासन द्वारा किया गया हस्तक्षेप यहाँ कहा जा सकता है कि वाणिज्यवाद को राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति की भाई वृद्धि करना है। शासक बल दे रहा है कि देखो आ गया है, तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा एक क्षेत्र है, राष्ट्र के नाम पे तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे किया जाएगा। मैंने डायरेक्ट हस्तक्षेप था। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई भारत का व्यक्ति कोई अगर टैक्स नहीं दे रहा भारत सरकार को, तो भारत सरकार पर उसको समझाएगी, करेगी, ठीक है, या नहीं मानेगा तो उसको उठा के फेंक देगी, जेल में डाल देगी, ठीक है। तो कुछ यही चीज़ था यहाँ पे। यद्यपि इस व्यवस्था को एक आर्थिक नीति की संज्ञा दी गई है, परंतु उद्देश्य इसके व्यापक पूरी तरीके से राजनीतिक थे। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है उस यूरोप के समाज को, यहाँ शासक था, यहाँ मध्य वर्ग था, यहाँ सामंत था, यहाँ चर्च व्यवस्था था। अब यही था यहाँ पर जब शासक था तो शासक के आसपास ये चर्च व्यवस्था था, ये सामंत था, मिडिल वर्ग तो बहुत दूर था। लेकिन जब मिडिल वर्ग जब शासक को लाभ पहुँचाने लगा यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सामंत को दुश्मन हो जाएगा। सामंतों से इसका बहुत ठीक है, शुरू से ही यहाँ पे लफड़ा चल रहा था सामंतों से, ठीक है। शासक भी स्वार्थी निकला, शासक को लग रहा है कि अब मिडिल वर्ग भाई सामंतों से हमको अधिक लाभ दे रहा है, तो भाई इस तरह का इक्वेशन हम सामंतों को ठीक है क्यों दें, मैंने क्यों इसको वो बहुत अधिक भाव दें, ठीक है। सामंतों की स्थिति थोड़ा सा ठीक है कमजोर करना ही ठीक रहेगा। मिडिल वर्ग की तरफ यहाँ पे शासक यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मिडिल वर्ग इसको मुनाफा अधिक पहुँचा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है नेक्स्ट, कि आर्थिक क्षेत्र में शासन के हस्तक्षेप का तात्पर्य यह नहीं था कि उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि हो। अर्थात शासक इसीलिए नहीं कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है कि भाई हमको अधिक टैक्स मिलेगा, अधिक ठीक है, जब उसका एक मुनाफा का बड़ा भाग मिलेगा तो अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाना है। शासक की मंशा ये है कि भाई और हम अधिक पावरफुल हो जाए, और अधिक पावरफुल हो जाए, और पावरफुल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, राजकोष को समृद्ध करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो एक शक्तिशाली जल बेड़ो संगठन का ठीक है सैन्य सज्जा का पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित यहाँ पे कर पाए। यही तो था उसका उद्देश्य। इसके साथ ही अधिकाधिक जो बहुमूल्य धातु जैसे कि सोना चांदी का संचयन तथा अधिक निर्यात तथा कम आयात इसके उद्देश्य थे कि जितना अधिक से अधिक हो सके एक्सपोर्ट करो, कम से कम यहाँ पे इंपोर्ट करो, तभी तो अधिक मुनाफा मिलेगा। व्यापार अगर ठीक है, अगर आपको मुनाफा कमाना है तो चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए वर्तमान में पाकिस्तान का ठीक है पूरी तरीके से आयात उसका बहुत अधिक बढ़ गया है, निर्यात बहुत अधिक कम हो गया है, वहाँ व्यापार घाटा में बेचारा डूब गया है। तो समझना है इस चीज़ को आपको। और है कि शासकों को अपनी शक्ति तथा अपने द्वारा शासित राज्य की शक्ति में भी वृद्धि, इस नीति के कारण कभी कभी वाणिज्यवाद को राज्यवाद की संज्ञा दी गई। अर्थात अब यह शासक कितना स्वार्थी हो चुका है कि कमा कौन रहा है, मध्य वर्ग कमा रहा है, लेकिन मध्य वर्ग के एक बहुत बड़े मुनाफे को शासक मार ले रहा है राज्य के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे। लेकिन क्या वो रियली में वो कार्य राज्य के नाम पे कर रहा है, राष्ट्र के नाम पे कर रहा है? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि एक विघटित एवं पतोन्मुख सामंतशाही के स्थान पर एक शक्तिशाली राजतंत्र की आवश्यकता न होती तो संभवतः वाणिज्यवाद का भी विकास न हुआ होता। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर शासक अपने आप को अगर मजबूत नहीं करना चाहता, वो पहले सामंतों की स्टेज में जिस तरह शासक था अगर वैसे ही रहता तो उसको कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन शासक को तो भाई ये डर लगने लगा था कि मध्य वर्ग जिस तरह तेज़ी से अगर जा रहा है, अगर उसके एक मुनाफे को बड़े भाग अगर मेरे द्वारा नहीं लिया गया, ठीक है, और मैं और अधिक मजबूत अगर नहीं होऊंगा तो फिर आगे चल के ये मिडिल वर्ग हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए भाई इनको अपने ठीक है पैरों के नीचे ही रखो, इसको अपने ऊपर आने मत दो। और मिडिल वर्ग भर भर चाह रहा है कि शासक के इर्द गिर्द हम हो जाए। वो तो चाह रहा है ना, वो तो पहुंचना चाह रहा है कि कब हम थोड़ा सा शासक के समकक्ष आए कि धीरे धीरे चल के शासक को भी हटा दे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
फिर कह रहा है कि इसके विकास में केवल शासकों का ही योगदान नहीं रहा, वरन नए नए उद्यमियों एवं व्यावसायिक पूंजीपतियों ने भी अपने हितों के लिए इसके विकास में पूरी तरीके से प्रोत्साहन दिया। क्योंकि हर जगह देखेंगे अच्छे बुरे लोग होते ही हैं, मध्य वर्ग में भी उस तरह के लोग थे जो शासक के बहुत अधिक चाटुकार हो गए, वो इस वाणिज्यवाद को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन जो नीचे के लोग थे, ठीक है, मैंने मध्य वर्ग में ही जो नीचे के जो लोग थे वो इसका विरोध भी करते थे। अब यही है, सोचिए कि अगर वो विरोध कर रहा है तो धीरे 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 धीरे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पुनर्जागरण चेतना से ही लैस है। इसमें कई विचारक भी आएंगे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वाणिज्यवाद ने राजतंत्र एवं मध्य वर्ग को पूरी तरीके से मजबूत किया। कोई डाउट नहीं है, राजतंत्र को और मजबूत किया यहाँ तक, तो मध्य वर्ग को थोड़ा सा मजबूत किया। इनके गठबंधन ने मध्यकालीन तत्वों, सामंत और चर्च को निष्प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। फलतः आधुनिक युग का संचार हुआ। कालांतर में वाणिज्यवाद ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद को ही, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देकर विश्व के सभी देशों में, यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व थोपने का निरंतर प्रयत्न किया गया। क्योंकि अब यहाँ पे शासक और वो जो मिडिल वर्ग यहाँ पे मिल चुका है। वाणिज्यवाद को पूरी तरीके से प्रोत्साहन जब दिया जाने लगा, तो अब यही आपको समझना है कि अगर यूरोप में अगर शासक है, इस चीज़ को एकदम समझ लीजिए, यूरोप में शासक है और नीचे है, देखिए, मध्य वर्ग है, तो शासक यहाँ पे पूरी तरीके से वाणिज्यवादी सिद्धांतों पे चल रहा है, इनके मुनाफे के बहुत बड़े भाग को यहाँ पे लूट रहा है। लेकिन यही मध्य वर्ग जब कहीं अपना उपनिवेश बनाएगा या फिर जाके मध्य वर्ग यहाँ पे जाके जब व्यापार करना जब शुरू करेगा, तो मध्य वर्ग बड़ा ही लालची किस्म का व्यक्ति है, ठीक है। ये मध्य वर्ग चाहेगा कि यहाँ पे ठीक वैसे ही ट्रीट करें हम जैसे कि हमारे साथ ऊपर शासक करता है। अर्थात मध्य वर्ग यहाँ का शासक की तरह यहाँ पे ट्रीट करने लगेगा इनको, ठीक है, अपना पूरी तरीके से उपनिवेश बना के। देखिए कितना ड्यूअलिज्म है मध्य वर्ग हमेशा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की मेरी सीरीज देखिए, पूरा पूरा बड़ी अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को समझाया है, ठीक है। मैंने अपने अधिकारों के लिए पूरी तरीके से लड़ जाना ऊपर, और जब दूसरे के अधिकारों को देने की जब बात आए, ठीक है, तो पूरी तरीके से, ठीक है, उसको डिनाई कर देना। इसीलिए बोला जाता है ना, कभी भी दूसरों के साथ वैसा काम मत कीजिए जो आप वैसा काम खुद के लिए आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फलतः इस संपर्क ने सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरीके से शेष विश्व में, कह रहा है कि आधुनिक युग का पूरी तरीके से संचार किया। क्योंकि अब मध्य वर्ग यहाँ पे अगर कर रहा है, लूट रहा है, तो मध्य वर्ग यहाँ पे ला रहा है 100 रुपया अगर कमा के ला रहा है, ध्यान से देखिए, तो 100 रुपया कमा के आ रहा है, इसका मतलब कि इनको उपनिवेशों का मुनाफा का बहुत छोटा सा भाग दे रहा है, 50 रुपये 10 रुपये दे रहा है। और ये 100 रुपये जब कमा के आ रहा है यहाँ पे शासक के पास, जब, ठीक है, लेके जा रहा है, तो 100 रुपये में शासक फिर एक बड़ा भाग, ठीक है, शासक के पास जा रहा है। तो फाइनली शोषण किसका हो रहा है? इन उपनिवेशों का शोषण हो रहा है। और शोषण करने में इन दोनों की जो भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब तो आपको समझ में आ ही होगा सारा खेल। अब इसका आलोचना करना है कि भाई इससे क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में वाणिज्यवाद का पतन यहाँ पे आरंभ हो चुका था। चूँकि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो पुनर्जागरण का दौर आ गया, प्रबोधन काल का, इनलाइटमेंट का यहाँ पे दौर आ गया। और एक से एक वहाँ पे शासक भी आने लगा, एक से एक विचारक भी वहाँ पे आने लगा, रूसो, कांट, वोल्टेयर, एक से एक विचारक, ठीक है। इसके अलावा स्मिथ का भी नाम इसमें काफ़ी फेमस है। ऐसे विचारक जब आएगा तो बोलेगा कि देखो शासक ऊपर बैठे बैठे खा रहा है, बेकार की कमाई खा रहा है, हराम की कमाई खा रहा है, और मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग भाई ये ले रहा है। ये कब तक चलेगा? ऐसा ठीक नहीं है। मध्य वर्ग को भी ये चीज़ लगने लगा था कि भाई विचारक तो सब सही बोल रहा है, सारा काम हम कर रहे हैं, मुनाफा शासक के पास जा रहा है। अब इस प्रबोधन काल में अब यही प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि शासक को अब इस मध्य वर्ग के द्वारा निपटाने का काम किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा इक्वेशन है कि जब पुनर्जागरण हुआ तो इस पुनर्जागरण के माध्यम से क्या किया गया, तो सामंत को, ठीक है, इस मिडिल क्लास ने कहीं न कहीं कमज़ोर कर दिया। और अब इस प्रबोधन काल तक आते आते अब मध्य वर्ग का अगला टारगेट है ये शासक। इसीलिए तो हो जाएगा अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखिए।
तो वाणिज्यवाद का पतन आरंभ हो चुका था। एडम स्मिथ द्वारा वाणिज्यवादी विचारों की कड़ी आलोचना की गई कि भाई ये एडम स्मिथ कोई अब अलग से नहीं आया है। एडम स्मिथ वही मध्य वर्ग का हिमायती है, उसी मध्य वर्ग से निकला हुआ है, क्योंकि मध्य वर्ग ही तो पढ़ रहा है, होशियार हो रहा है। इसीलिए उसने कड़ी आलोचना की और उसकी पुस्तक यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में, ये दिन आप लोग ठीक है याद करिएगा, अमेरिकी क्रांति के समय ही ये निकला हुआ है। बहुत लोग मानते हैं कि यही जब निकाला तभी अमेरिकी क्रांति हो गई। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में ठीक है प्रकाशन ने वाणिज्यवाद को यहाँ पे गहरा आघात पहुँचाया कि भाई ये कब तक चलता रहेगा। अब यही तो हुआ था। देखिए अगर अमेरिकी उपनिवेश बने हुए थे, ब्रिटेन के जो ठीक है उपनिवेश थे अमेरिका लोग भी तो यही चाह रहा था, उन लोग भी तो इन चीज़ों को समझ रहा था कि भाई हमारे साथ ब्रिटेन कहीं ना कहीं धोखा कर रहा है, हमको एज ए ट्रीट उपनिवेश की तरह ट्रीट कर रहा है, कमा हम रहे सारा उठा के ब्रिटेन वाला लेके जा रहा है सब। इसीलिए अमेरिकी क्रांति हो गई। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे उसने अपनी पुस्तक में 1/4 भाग में केवल वाणिज्यवाद की आलोचना की। उसने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया और अहस्तक्षेप की नीति का जोर शोर से प्रचार किया ताकि मध्य वर्ग की सामाजिक स्तर में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त वाणिज्यवाद के पतन के लिए जो कारण जिम्मेदार थे वो है यहाँ पे, आप समझिए, कर 1/4 भाग में वाणिज्यवाद की आलोचना की पूरी तरीके से। ठीक है, उसने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया कि भाई अगर हमारे लोग मिडिल क्लास के लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो सरकारी हस्तक्षेप का कोई मतलब ही नहीं है, और अहस्तक्षेप की नीति का जोर से व्यापार किया। अर्थात एडम स्मिथ मुक्त व्यापार पे यहाँ पे जोर दे रहा है। अब यही समझना है कि एडम स्मिथ को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि मुक्त व्यापार पे अगर एडम स्मिथ जोड़ रहा है तो एडम स्मिथ उन उपनिवेशों को भी शामिल क्यों नहीं कर रहा है कि भाई उपनिवेशों के साथ भी ये करना गलत है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी चीज़ को आगे चल के ठीक है जब आएगा मार्क्स तो इसको थोड़ा सा ठीक है और बेहतर करने का प्रयास करेगा ताकि मध्य वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त वाणिज्यवाद के पतन के लिए जो कारण जिम्मेदार थे वो है। तो देखिए इस आलोचनात्मक मूल्यांकन में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कुछ निगेटिविटी चीज़ों को वाणिज्यवाद के यहाँ पे दिखाया गया, और इसमें पॉजिटिविटी इतना ही है कि इससे क्या हुआ कि मिडिल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये सब ये बातें कर रहा है, और यहीं से मिडिल वर्ग यहाँ पे तेज़ी से आगे ग्रो करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब आइए लास्ट जो क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क था ठीक है उसका लास्ट पोर्शन है, पतन किस तरीके से होगा अब वाणिज्यवाद का, क्योंकि ये तो ऐसी व्यवस्था थी जो उस यूरोप का मध्य वर्ग कभी भी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। ये तो एक दिन इसका पतन होना ही था। इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण थे जो जिम्मेदार हैं? पहला है वाणिज्य द्वारा धन को अधिक महत्व देने एवं लोक कल्याण की भावना का अभाव। ऐसा राज्य यहाँ पे अस्थायी नहीं हो सकता था। माने वाणिज्यवाद द्वारा धन को अधिक महत्व देने एवं लोक कल्याण की भावना का अभाव था। अर्थात शासक पैसा ले रहा है इन लोगों से, काम ही नहीं कर रहा है। सोचे अभी सरकार अधिक मात्रा में टैक्स ले, अभी रोड ही नहीं बनवाए, बिजली नहीं दे, पानी दे, फिर क्या उस शासन प्रशासन को, उस शासक को आप लंबे समय तक बर्दाश्त कर पाएंगे? कतई नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला कि ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसे शासक को हटा दो। इसका मतलब कि भाई परिवर्तन जरूरी है। राज्य द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, क्योंकि अब शासक बढ़ रहा है, इतना बड़ा नौसेना, जल बेड़ सेना सब बना रहे हैं यहाँ पे, तो असंतोष में वृद्धि होगी। शासक ऐसे ठीक है पूरी तरीके से तानाशाह निरंकुश टाइप का हो जाएगा, किसी को कुछ समझेगा नहीं, जाके दबा देगा। वाणिज्यवाद में व्यापार को प्रथम, उद्योग को द्वितीय एवं कृषि को यहाँ पे तृतीय स्थान यहाँ पे दिया गया था। देखिए उस समय कॉन्सेप्ट ही उल्टा था। ठीक है, मैंने इस सेंस में नहीं कि प्राथमिक, उद्योग, द्वितीय, तृतीय, मैंने प्रायोरिटी में दिया गया था कि देखो व्यापार सबसे पहला है, उद्योग दूसरा है, और कृषि को यहाँ पे लास्ट में स्थान दिया गया था। फलतः कृषक एवं कृषि दोनों की स्थिति यहाँ पे सोचनीय बनती चली गई। और यहाँ पे आपको समझना है कि कृषक एवं कृषि में ये मध्य वर्ग निचला पैदाना था और यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग थे। इनकी स्थिति और ख़राब होते चली, और मध्य वर्ग व्यापार के माध्यम से तेज़ी से ठीक है, जो मध्य वर्ग का जो ऊपरी क्लास है व्यापार के माध्यम से तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फ्रांस कृषि का ह्रास इसी नीति का परिणाम रहा। फ्रांस में ठीक है बड़ी स्थिति खराब हो गई वहाँ पे, इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति हो गई। सोचिए अदरवाइज निम्न वर्ग अगर जब तक फ्रांस में साथ नहीं दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ मध्य वर्ग की वजह से मजाल नहीं था कि फ्रांस की क्रांति हो जाती। ऐसी स्थिति में फ्रांस में राजकोष में वृद्धि के उद्देश्य से जब भारी मात्रा में करारोपण किया गया तो यहाँ पे वाणिज्यवाद की आलोचना होने लगी। फ्रांस में ही तो हो रहा था, वर्साय का महल लूट खसोट का महल बन चुका था। शासक को परवाह ही नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है।
खर्च करो भाई जितना ठीक है ज़रूरत होगा भाई हम लोगों से कर लगा के ले लेंगे। अब लोग जो हैं जो मिडिल क्लास है ठीक है व्यापार करके भी दे रहा है उसको भी पेट में दर्द हो रहा है। और जो रियली में जो कृषि ही है कृषि करने वाले ही लोग हैं निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे भी जोर ज़बरदस्ती करके लिया जा रहा है। तो क्या कभी वो निम्न वर्ग बर्दाश्त कर पाएगा? ब्रेड खाने तक के पैसे नहीं बच गए थे। सोचिए फ्रांस में ये स्थिति हो गई थी अर्थात उस अयोग्य शासक के द्वारा लुईस 16 के द्वारा किया गया था। अब लास्ट में आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में बिल्कुल फ्री हैंड आप इन चीज़ों को अगर समझते हैं तो आप और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। एक मैंने फ्रेमवर्क दे दिया है कि वाणिज्यवाद के पतन ने एक मजबूत मध्य वर्ग को तैयार किया क्योंकि ये वाणिज्यवाद मध्य वर्ग को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया था ठीक है, लेकिन ख़त्म हो गया तो मध्य वर्ग तेज़ी से आगे ग्रो कर दिया। और यही कारण है कि आगे चल के अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से बहुत बड़े परिवर्तन को यहाँ पे संभव बनाया। लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक विचारकों की भूमिका नहीं होती अर्थात प्रबोधनकालिक विचारकों ने पूरी तरीके से उष्ट पृष्ठ भूमि को माने एक पिच को पूरी तरीके से तैयार कर दिया जिसमें इन मध्य वर्ग ने ठीक है जम के चौका छक्का लगाना शुरू कर दिया। तो यही है कुल मिला के ठीक है बहुत ही बैलेंस उत्तर। देखिए इसको मेरे द्वारा भी बहुत मेहनत करके इन सारी चीज़ों को आप लोगों के द्वारा ठीक है मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। क्वालिटी कंटेंट है नो डाउट ठीक है। आप भी इसमें और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें और देखिए डेली मैं आप लोगों को अब ठीक है प्रश्न भी देना शुरू कर रहा हूँ। आपको आंसर राइटिंग करना है, आपका अपना हाथ है अपना पेन है, चलाइए तभी जाके मेंस में क्वालिफाई होगा। अदरवाइज पीटी निकाल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है। फाइनली सिलेक्शन का मतलब फाइनल होता है ना कि पीटी निकालिए मेंस निकालिए। इसीलिए आंसर राइटिंग कीजिए। आज का प्रश्न है यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए ठीक है। अब इसको आपको टेलीग्राम है, टेलीग्राम का मैंने ग्रुप भी बना दिया है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पेज में भी वहाँ भी कमेंट में आप ठीक है इसे पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है वहाँ से आप ठीक है लिख सकते हैं मैंने वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। हर माध्यम आपको उपलब्ध करा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है आपकी सफलता का दायित्व। यहाँ पे मेरा गाइड होगा मेरा मेहनत होगा लेकिन मुझसे भी कहीं मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है आंसर सीरीज पसंद आ रहा है तो अपना आप लोग ड्यूटी जारी रखें एंड जय हिंद।